चालाक और समझदार बहू। दुर्गा नदी के किनारे बसा एक गांव फूलपुर। गांव में कुछ 100-150 लोग रहते थे। अंजलि, जो कि पास ही के जिले में रहती थी और 12वीं पास कर चुकी थी, उसके पिताजी ने बेटी को जल्दी विदा करने के लिए उसकी शादी फूलपुर गांव के मुकेश से करवा दी थी। मुकेश कभी स्कूल नहीं गया था और इस कारण वो पढ़ा लिखा नहीं था और बाकी गांव वालों की हालत भी मुकेश जैसी ही थी। मुकेश के घर में उसके माता पिता भी रहते थे। सासू माँ, मैं बाहर मंदिर तक जा रही हूँ, आधे घंटे में आ जाऊंगी। अरे अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जाके रसोई में रात के खाने की तैयारी करो। और ये घूंघट क्यों हटा लिया है तुमने? क्या पता नहीं कि इस गांव में औरतें बिना घूंघट के नहीं रहती? रात में अंजलि छत पर जाकर अपनी मम्मी से बात कर रही होती है। तभी गांव की 3-4 औरतें उसे देख लेती है और दरवाजे पर आकर उसकी सास से शिकायत करने लगती है। और क्या हुआ? अरे छत पे तो देखो, आपकी बहू मटक मटक के किसी से फोन पर बात कर रही है। दिन भर फोन पे लगी रहती है। अरे कल तो मंदिर के पास वो क्या कहते हैं, सेल्फी ले रही थी। शहर की बहू रखना अच्छा शान की बात है, पर देखना इसके लक्षण से ये तो तुम्हारे परिवार को बदनाम ना कर दे। ये पहली बार नहीं था जब सास से गांव के लोगों ने अंजलि की बुराई या शिकायत नहीं की हो। अब तो ये रोज की बात थी। अंजलि ये सब सुन लेती है। जब वो नीचे जाती है तो मुकेश भी वहाँ आ जाता है। सास कहती है, बेटा, लोग घर आकर शिकायत करने लगे हैं बहू के कामों की। देख लो, पति हो, संयम से रखो इसे। माँ जी, मैं तो अपनी माँ से बात कर रही थी, क्योंकि यहाँ कोई बात करने लायक ही नहीं है और अब मैं माँ के पास ही रहूंगी। वहाँ क्या रहना, वहाँ बाहर के लोग तो ठीक है, पर घर के लोग भी इज्जत ना दे सके। अरे नहीं नहीं अंजलि, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। अरे बस कुछ बोलना ही नहीं है, सर पे चढ़ा रखा है बहू को। सास मुकेश की नरम बात सुन के वहाँ से मुंह चढ़ाकर चली जाती है। मैं तो कहती हूँ हम दोनों शहर चले जाते हैं। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे वहाँ नौकरी भी मिल जाएगी और थोड़े दिनों में आप भी वहाँ कुछ काम ढूंढ लेना। अरे नहीं नहीं अंजलि, हम यहाँ ना गांव का खेत, माँ पिताजी को छोड़कर शहर नहीं जा सकते। माँ पिताजी को कैसा लगेगा और गांव वाले क्या सोचेंगे? ये कहकर मुकेश सोने चला जाता है और अंजलि की गांव वालों द्वारा बुराई का सिलसिला बहुत दिनों तक चलता ही रहता है। लेकिन अंजलि गुस्सा ना दिखाते हुए समझदारी से काम लेती है। बारिश का मौसम चालू हो जाता है। जोरदार बारिश से पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। दुर्गा नदी में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ का पानी पूरे गांव की फसल तबाह कर देता है। फसल की ये हालत देखकर गांव वाले निराश हो जाते हैं और बात तो यहाँ तक पहुँच जाती है कि कुछ लोग तो अंजलि को इस सब का दोषी ठहरा देते हैं। अरे पूरी फसल तबाह हो गई, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। अरे जब से चौधरी परिवार में ये शहर की बहू आई है ना, तब से ही गांव की शांति चली गई है। इसके कर्म कांड से माँ दुर्गा नदी भी खुश नहीं है। ये सब सुनकर बेचारी अंजलि रोते हुए अपने घर चली जाती है। कुछ दिन बाद सभी गांव वाले अपनी फसल का मुआवजा लेकर अपने अपने घर आते हैं। मुकेश भी 1500 लेकर आता है। अंजलि को जब पासबुक दिखाता है तो अंजलि हैरान हो जाती है। अरे, ये पासबुक में तो उन्होंने 4000 की एंट्री करी है और आपको सिर्फ 1500 दिए। सच में? अरे वो सरकारी अफसर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। सरकार की तरफ से हमें 4000 मिले हैं, लेकिन बाकी का सारा पैसा खुद ही खा रहे हैं। आप लोग के अनपढ़ होने का फायदा उठा रहे हैं। ये सब सुनकर मुकेश परेशान हो जाता है, लेकिन अंजलि उसे हिम्मत से काम लेने को कहती है और सुबह होते ही मुकेश को पंचायत कार्यालय ले जाती है और साथ में गांव के और लोगों को भी। आप सरकारी बाबू क्या गांव के लोगों को बेवकूफ समझते हैं? आपको क्या लगता है ये पढ़े लिखे नहीं है तो आप कुछ भी मनमानी करेंगे? ये बेचारे दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, ये हमारे अन्नदाता हैं और आप इनके साथ ऐसा धोखा करते हैं। अरे क्या बके जा रही है ये लड़की, किस धोखे की बात कर रही है?
अपने कांड करके नदी माँ को नाराज करके हमारा नुकसान करके इसे चैन नहीं मिला क्या? सरपंच जी, इन सरकारी बाबू ने मुझे बेवकूफ बनाया है और मेरे हिस्से के पैसे खुद चट कर गए। बस ये सुनते ही सरपंच वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। पता चलता है कि जनपद अधिकारियों ने गांव के सरपंच के साथ मिलकर सबके साथ धोखा किया है। सब लोगों का विरोध शुरू हो जाता है और आखिर में अधिकारी सब गांव वालों के हिस्सों के बचे हुए पैसे उन्हें लौटा देते हैं और कई दिन तक सरपंच गांव में लौटता ही नहीं। अंजलि, तुम नहीं होती तो हम गांव वालों को तो पता ही नहीं चलता कि ये हमें हर बार बेवकूफ बनाते हैं। हाँ अंजलि बेटी, हमें माफ कर दो। हम सब तुम्हें बुरा भला कहते रहे, लेकिन तुमने ही आज हमें बेवकूफ बनाने से बचाया है। हमें तुम पर गर्व है बेटी। अब समझ आया कि सरपंच तुमसे नहीं, तुम्हारे पढ़े लिखे होने से नफरत करता था। क्यों ना इस बार हम अंजलि को ही सरपंच पद के लिए चुन ले। क्या कहते हो गांव वालों? पढ़ी लिखी सरपंच। बस पूरा गांव अंजलि के लिए ताली बजाता है और अंजलि की सास उसे खुशी से गले लगा लेती है। संदीप ने अपनी माँ के कहने पर गांव में शादी कर ली थी। लड़की का नाम था सुनीता। माँ का कहना था एकदम मॉडर्न बहू नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गांव से आने वाली बहू सुंदर सुशील तो होगी और उसको गांव से बाहर भी निकाल लाएंगे, लेकिन उसके अंदर का गांव कैसे बाहर निकलेगा? शादी के कुछ दिन बाद, माँ टिफिन तो देना जरा। बेटा, अब तो स्कूल नहीं ऑफिस जाता है। माँ से नहीं, अपनी बीवी से टिफिन मांगा कर। ओके माँ। सुनीता, टिफिन ले आओ। 1 किलो टिफिन, इसके अंदर पिस्ता डाल दिया है। पिस्ता? पिस्ता क्यों? सास जी ने बोला था ना कि आपको पिस्ता बहुत पसंद है। ओहो, मैंने पिस्ता नहीं पास्ता बोला था। पास्ता। पास्ता? कहीं होता है पास्ता? अरे बेटी तू रहने दे, मैं बना दूंगी। अच्छा किया कि पाव भाजी बनाने का नहीं बोला, वरना किसी के पाव बना देती है। सुनीता को बुरा लगता है, लेकिन उसकी नादान हरकतें कम नहीं होती। ऐसे ही एक दिन, अरे तुमने ये क्या लगाया है? अरे आप वो फूस फूस करके लगाते हैं ना, वही। दियो? कहाँ दियो? किसको दियो? अरे वही ना जिससे खुशबू आती है। हाँ सही पकड़े हैं। अच्छा लेकर तो आना। कौन सा डियो लगाया तुमने? अभी लेकर आते हैं जी। संदीप की बात मानकर सुनीता अंदर से खुशबू वाला फुसफुस लेकर आती है। OMG! OMG मतलब ओ माय गणेश ना। अरे OMG छोड़ो, और ये खुशबू वाला फुसफुस की बात कर रही थी तुम? हाँ, इसी की। फिर से सही पकड़े हैं। अरे देवी, लेकिन आप सही नहीं पकड़े हैं, ये डियो नहीं है। डियो नहीं है तो क्या लियो है? अरे ये रूम फ्रेशनर है, जिसको कमरे में छिड़कते हैं, खुद पर नहीं। कोई बात नहीं, माँ कहती थी आत्मा किराएदार है, शरीर एक किराए का कर्म। हम शरीर पे ये डाल लिए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे बहू, ओ बहू, मेरे लिए फल तो लिया, फिर मैं बाजार जाऊंगी। सुनीता अपनी सास के लिए फल लेकर आती है। अरे बेटा, पपीता, तरबूज और सेब फल ऐसे कैसे खा लूं? काट कर तो लिया। माँ जी, मेरे गांव में तो खेत से उठा के सीधा खा लेते हैं। अरे ये तेरा गांव नहीं है ना। अरे संदीप, तू ही कुछ समझा देना इसको बेटा। मैं कैसे समझाऊं माँ, ये तो माइक्रोवेव को भी भट्टी बोलती है। कल मैंने बोला हाय कैसी हो, तो बोलती है किसी को हाय नहीं लगानी चाहिए।
अरे सुनीता, तेरा क्या होगा? अभी तो कैसे बताऊं माँ जी, अभी हम कुछ करेंगे फिर पता चलेगा क्या होगा, लड़का या लड़की। हे भगवान, कहाँ से आ गई है? रामपुर से जी, आप ही तो लेकर आए थे मुझे। आराम, मुझे माफ कर दो। पहले कोई गलती तो करिए जी, आपकी तो सारी गलती माफ कर देंगे हम। हाँ। अरे बहू, मेरी बात सुन। फल यानी कि फ्रूट जब भी लाए ना तो काट कर लाना, ठीक है? जी ठीक है माँ जी, फल यानी फ्रूट यानी काट के लाऊंगी। सुनीता रोज ही कोई ऐसी हरकत कर देती जिसकी वजह से उसे घर में दो बातें सुननी पड़ती। एक दिन, माँ, मेरे बॉस घर पर आने वाले हैं शाम को, उनका बर्थडे है, फैमिली साथ नहीं रहती उनके, तो यही पार्टी कर लेंगे। उनको अच्छा लगा तो शायद मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा। मैं ना फ्रूट केक लाकर फ्रिज में रख दूंगी और तेरे साथ आज खाना मैं बनाऊंगी, ताकि जब साहब आए तो खाने में कोई गड़बड़ ना हो। शाम को जब सारी तैयारियां हो जाती है, संदीप के साथ बड़े साहब भी घर आते हैं। आप फ्रूट केक तो ले आना बहू, फिर खाना खाएंगे। अरे इस सब की क्या जरूरत थी, आपने बुलाया वही काफी है। सर, आपका परिवार शहर में नहीं है तो हम ही आपके परिवार जैसे हैं सर। इतने में ही सुनीता फ्रूट केक लेकर आती है और बड़े साहब की टेबल पर रख देती है, और जैसे ही केक के ऊपर का बॉक्स हटाती है, ओह, ये क्या है? केक तो कटा हुआ है, मैं तो ऐसा नहीं लाई थी। आप मुझे शाबाशी दे सकती है माँ जी, मैंने ही केक काट दिया। आपने कहा था ना, फल यानी फ्रूट यानी हमेशा काट के लाना, तो फ्रूट केक भी तो फ्रूट ही है ना, तो मैंने पहले ही काट लिया। हूँ ना मैं समझदार। अरे बहू, ये क्या किया? केक हमेशा वही काटता है जिसका जन्मदिन होता है। तुझे एक बात भी समझ नहीं आती, एक नंबर की बेवकूफ है। पूरा माहौल बिगड़ चुका था। संदीप को लगने लगा था कि साहब उसे प्रमोशन तो दूर की बात है, कहीं डिमोशन ना दे दे, लेकिन साहब बीच में ही बोल पड़ते हैं। अरे कोई बात नहीं, ये इनकी बेवकूफी नहीं है, इनका भोलापन है। बेटा, आप कहाँ से हो? रामपुर गांव से। अरे वाह, गांव से? फिर तो आपके गांव में ताजे फल और सब्जियां मिलते होंगे। हाँ, सही पकड़े हैं, हम तो काटते भी नहीं, सीधा खा लेते हैं। मैं ना एक बार तुम्हारे गांव घूमने जरूर चलूंगा। क्यों संदीप, ले चलोगे ना? मुझे गांव घूमना बहुत पसंद है। बस फिर क्या था, संदीप और सास दोनों खुश हो गए, क्योंकि साहब को सुनीता ने गांव की बात करके खुश कर दिया था। अब संदीप का प्रमोशन पक्का था। शिक्षा, कभी भी किसी भी गलती पर घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है कि उस गलती की वजह से आगे बड़ा फायदा हो जाए। तुम्हें मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो शादी क्यों की? मुझे आपसे नहीं, बस उस फोटो से प्रॉब्लम है जो आपने सोशल मीडिया पर अपलोड किए। अरे इतनी सी बात और इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट। ये इतनी सी नहीं, मेरी करियर की बात है। मैं मॉडल हूँ और मेरी इंडस्ट्री में कोई भी एक शादीशुदा मॉडल के साथ काम करना नहीं चाहता, इसीलिए अभी के अभी उन फोटो को डिलीट करो। नैना के गुस्से में ऐसा बोलने पर रोहित सोशल मीडिया से अपनी और नैना की सारी फोटो डिलीट कर देता है। नैना एक मॉडल है जिसकी शादी रोहित से होती है, पर उसे हमेशा हर चीज से पहले सिर्फ मॉडलिंग ही दिखाई देती है, इसीलिए वो इसके आगे अपनी शादी को भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं देती। एक रात नैना तैयार होकर कमरे से बाहर निकलती है। अरे इतनी रात को ऐसे तैयार होकर कहाँ जा रही हो? नाइट क्लब। बहू,
इस तरह रात भर घर की बहू का बाहर रहना सही नहीं है। ओ प्लीज, ये छोटी थिंकिंग आप अपने पास ही रखें। मेरे प्रोफेशन में नाइट क्लब एंड पार्टीज नॉर्मल है। ऐसा बोलकर नैना घर से बाहर निकल जाती है और रात भर पार्टी करने के बाद अगली सुबह घर वापस आती है, जहाँ उसकी सास सुबह सुबह घर की सफाई कर रही होती है। ओहो मम्मी, आप तो बहुत जल्दी उठ जाती है। चलो अच्छा है, मैं चली सोने। जब पूरी दुनिया के उठने का समय है तब तुम्हें सोना है। भला ये भी कोई घर वापस आने का समय है? नॉट अगेन मॉम, मैं आप और आपकी इन बातों से टायर्ड हो गई हूँ। अगर आपको ये सब सहन नहीं करना था तो रोहित की शादी एक मॉडल की बजाय किसी साधारण लड़की से करानी थी ना। सास को ये सब बोलकर नैना सोने चली जाती है, जिसके बाद वो सीधा शाम को कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसकी सास और रोहित बैठे बैठे खाना खा रहे हैं। नैना भी उन्हीं के साथ डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है, जहाँ सारा तेल वाला खाना देखकर वो गुस्से में भड़क जाती है। ये सब क्या है मॉम? आपको पता है ना कि मैं एक मॉडल हूँ और मुझे अपना फिगर मेंटेन करने के लिए हेल्दी फूड ही खाना होता है, नॉट लाइक यू। फिर भी आपने सारे खाने में तेल ही तेल भर दिया। बस नैना बिल्कुल चुप। पहले तो तुम घर में एक सुई तक नहीं हिलाती और मम्मी जो पूरा समय अकेले काम करती रहती है उन पर चिल्ला रही हो। इतनी दिक्कत है तो खुद ही खाना क्यों नहीं बना लेती? पर बनाओगी कैसे? तुम्हें तो मॉडलिंग, पार्टी और सेल्फी के अलावा और कुछ आता ही नहीं ना। मेरे भैया भाभी ने मुझे आज तक किसी काम के लिए नहीं बोला। मैंने जब जो मांगा वो मिला और इन्हें देखो, खाने के नाम पर कितनी बातें सुना दी। बस बहुत हुआ, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। नैना गुस्से में तुनकते हुए बैग पैक करके घर छोड़कर अपने भैया के घर पहुँच जाती है, जहाँ उसकी भाभी खुशी से नैना का स्वागत करती है। अरे क्या बात है नैना, ना कोई खबर ना रोहित साथ में, अचानक कैसे आना हुआ? मैं तो उस घर को हमेशा के लिए छोड़ आई, दोबारा कभी वहाँ वापस नहीं जाऊंगी। ऐसा बोलकर नैना घर में आकर मजे में सोफे पर बैठ जाती है, जिसके बाद अब वो पूरे ठाठ बाट से अपने मायके में रहने लगती है, जहाँ उसकी भाभी सारा काम करती और नैना अपने मॉडलिंग प्रोजेक्ट करते हुए बस मौज में बैठकर खाती। नैना, आखिर बताओ तो सही कि तुम्हारे ससुराल में ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें घर छोड़ना पड़ा? बस उन्हें मेरा लेट नाइट पार्टी जाना और कोई काम ना करना पसंद नहीं था, तो मैंने वो घर छोड़ दिया और यहाँ आ गई। नैना की बात सुनकर उसकी भाभी हैरानी से उसे देखने लगती है, पर कुछ बोलती नहीं। इसी तरह कुछ समय बीतता है और देखते ही देखते अब नैना के पास मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स आने कम हो जाते हैं, जिससे नैना बहुत परेशान रहने लगती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतनी सुंदर मॉडल हूँ तो फिर भी मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा? देखो नैना, काम में ऐसे उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आज नहीं तो कल तुम्हें इससे भी अच्छा काम मिलेगा। तब तक अगर तुम चाहो तो घर में खाली बोर बैठने से अच्छा है कि मेरी मदद कर सकती हो। नैना पहले तो घर के काम का नाम सुनकर नाक चढ़ाती है, लेकिन फिर कुछ दिनों तक कोई काम न होने पर बोर होकर अपने आप भाभी की मदद करने पहुंच जाती है। इसी तरह धीरे धीरे उसकी भाभी नैना को घर का काम करने के साथ सारा खाना बनाना भी सिखा देती है। एक रात नैना और उसके भैया भाभी साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। पता है, आज का सारा खाना नैना ने बनाया है। मैंने तो बस आज थोड़ी सी ही मदद की है। मानना पड़ेगा नैना, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। आखिर मेरी बहन मल्टी टैलेंटेड जो है, मॉडलिंग और घर दोनों एक साथ बखूबी संभाल सकती है। और फिर जब मदद करने के लिए घर में कोई दूसरा इंसान भी हो तो फिर दिक्कत ही क्या। मेरी बहन चाहे तो उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। भैया की बात सुनकर नैना को अपनी सास और रोहित की याद आ जाती है। भैया, मम्मी और रोहित ने कभी मुझे मॉडलिंग करने से रोका नहीं। वो तो हमेशा हर चीज अकेले संभालते आए हैं और मैं हर काम खराब करती रही। मम्मी पूरा घर अकेली संभालती है और मुझसे बस थोड़ी मदद की उम्मीद करती है, पर उसकी जगह मैं उन्हें उल्टा बोलती रही। गलती मेरी है भैया, मुझे अपने ससुराल वापस जाना चाहिए। जानकर खुशी हुई बहना
कि अब मेरी छोटी सी बहन समझदार भी हो गई है। इसके बाद नैना अपने ससुराल वापस आकर रोहित और अपनी सास से माफी मांगती है और बाद में खुशी खुशी अपना मॉडलिंग और घर संभालते हुए ससुराल में रहने लगती है। ला एक बहुत स्वार्थी महिला है। उसने पैसों के लिए एक ऐसे इंसान से शादी की जो पहले से शादीशुदा और एक बच्चे का पिता भी था। कमला के पति को मरे हुए एक अरसा बीत गया है। अब वो अपने सौतेले बेटे वैभव के साथ रहती है। वैभव के दिल में अपनी माँ को लेकर इतना डर है कि वो अपनी माँ के सामने एक शब्द नहीं बोल पाता। उसकी माँ जो कहती है उसको सर झुकाकर वही मानना पड़ता है। वैभव, तुमने अभी तक घर का काम क्यों नहीं किया? तुमसे कितनी बार कहा है कि सूरज निकलने से पहले तुम घर की साफ सफाई पूरी कर दिया करो। वैभव कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सर झुकाए अपनी माँ की बात सुनता रहता है। तभी पास में खड़ा नौकर सुखराम कहता है, मालकिन, वैभव बाबा को रात से तेज बुखार है, इसलिए वो सुबह जल्दी उठ नहीं पाए। उनके बदले मैं घर की साफ सफाई कर देता हूँ। इसे कोई बुखार नहीं है। मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सब काम न करने के बहाने हैं। सुखराम काका, बोल दो इसे। सारे घर का काम यही करेगा और इससे समय पर अपना काम पूरा नहीं किया तो इससे आज का खाना भी नहीं मिलेगा। मगर मालकिन, वैभव बाबा की सच में ही तबीयत खराब है, आप एक बार देख तो लीजिए। कमला बिना कुछ बोले वहां से चली गई और बेचारा वैभव तेज बुखार में भी काम करता रहा। कमला वैभव की शादी एक ऐसी लड़की से कराना चाहती थी जो अनपढ़ हो और कमला से इसी तरह डरे जिस तरह वैभव डरता है, ताकि वैभव की सारी जायदाद और धन दौलत उसकी मुट्ठी में रहे। लेकिन आज के जमाने में ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है। कमला कार में यही सब कुछ सोचती जा रही थी कि तभी रास्ते में, अरे ड्राइवर, तुमने कार क्यों रोक दी और ये इतना शोर कैसा? मैडम, आगे कुछ बंजारों का खेल चल रहा है, इसलिए भीड़ लगी है। मैं अभी भीड़ को साइड में करवाकर कार निकालता हूँ। ड्राइवर भीड़ को साइड करके कार निकालने की कोशिश करने लगा कि तभी कमला की नजर रस्सी पर चल रही एक फुलवा नाम की बंजारन पर पड़ी। क्यों ना मैं इस बंजारन की शादी वैभव से करा दूं? ये तो अनपढ़ लग रही है, मेरे पैरों तले दबकर भी रहेगी। मुझे अभी इसके माँ बाप से बात करनी होगी। ये सोचकर कमला ने उन बंजारों से बात की और उन्हें शाम को अपने घर बुलाया। फुलवा के माता पिता वहां उसे लेकर आ गए। उन्होंने इतना आलीशान घर पहले कभी नहीं देखा था। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। देखिए, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, इसलिए सीधे सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। मैं अपने इकलौते बेटे की शादी आपकी बेटी फुलवा से कराना चाहती हूँ। इसके बदले में आप जो चाहो वो ले सकती हैं। तभी फुलवा की माँ कहती है, ये क्या कह रही है मैम साहब? कहीं आप हमारी गरीबी का मजाक तो नहीं उड़ा रही ना? आप मेरे बेटे से मिल लो। अगर आपको मेरा बेटा पसंद आता है तो मैं कल से ही शादी की तैयारी शुरू कर दूंगी। सुखराम, वैभव को लेकर आओ। फुलवा अपनी माँ के कान में फुसफुसाती है, माँ, कहीं इस मेम साहब का छोरा पागल तो ना है? फुलवा अपनी माँ से बात कर रही होती है कि वैभव वहाँ आता है। फुलवा उसे देखती ही रह जाती है और उसके माता पिता उसकी शादी तय कर देते हैं। शादी वाले दिन किसी को फुलवा और वैभव की बेमेल विवाह की बात समझ में नहीं आती। फिर भी एक औरत कमला से पूछ ही लेती है, कमला जी, आपने अपने इकलौते बेटे की शादी देहाती गवार से क्यों करा दी? ये बंजारन आपके घर की बहू बनने लायक तो नहीं है। कम से कम अपने स्टेटस का ही ख्याल कर लिया होता। बहू तो अपने टक्कर की लाती, आपने तो बंजारन को ही बहू बना लिया। अब कमला को समझ में नहीं आ रहा था कि इस बात का क्या जवाब दे। वो कुछ देर चुप रही और सोच समझ कर कहती है, बहन जी, आपको तो पता है आजकल के बच्चे किसी की बात कहाँ सुनते हैं। मैं तो अपनी बहू एक पढ़ी लिखी और अपनी सोसाइटी की ही ढूंढ रही थी। लेकिन मेरे बेटे ने मेरे सामने इस बंजारन को लाकर खड़ा कर दिया। बोला कि मैं शादी करूंगा तो इसी से। अब भला मैं क्या करती, मुझे अपने बेटे के सामने झुकना ही पड़ा। कमला की ये बातें सुखराम भी सुन रहा था।
उसने ये सारी बातें वैभव को जाकर बता दी। काका, मैं तो फुलवा को जानता भी नहीं, फिर माँ मेरे बारे में झूठ क्यों कह रही है? अरे बेटा, तुम कितने भोले हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम्हारे पिता अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम करके गए हैं। तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि ये संपत्ति तुम्हें मिले, इसलिए उन्होंने तुम्हारी अनपढ़ लड़की से शादी करवाई, ताकि तुम्हारी तरह वो भी अपने हक के लिए आवाज ना उठा सके। सुखराम काका, मैं क्या करूं, आप ही बताओ। माँ के सामने आते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। मैं माँ को कुछ भी नहीं कह पाता। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक कमला वहां आ गई। कमला को देखकर दोनों घबरा गए। तुम दोनों फिर कभी बातें कर लेना, अभी फेरों का समय हो गया है, चलो जल्दी आओ। इस तरह फुलवा और वैभव की शादी हो गई। अगले दिन कमला ने फुलवा को बुलाया और उसे नसीहत देने लगी। देख बंजारन, तुझे मैंने अपनी बहू बना तो लिया है, लेकिन तुझे इस घर में आँख कान मुंह बंद करके रहना होगा। घर का काम कर और अपने पति से मतलब रख, समझी? कमला का ऐसा रवैया फुलवा को बिल्कुल समझ में नहीं आया। उसने वैभव से इस बारे में बात की। सुनिए ना, माँ जी ने जिस तरह मुझसे बात की मुझे अच्छा नहीं लगा। शादी से पहले तो वो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन शादी के बाद उन्हें क्या हो गया? तुम ज्यादा मत सोचो, जैसा माँ कहती है वैसा ही करो। ये कहकर वैभव वहां से चला गया। अगले दिन वैभव को घर के नौकरों की तरह काम करता देख फुलवा को बहुत हैरानी हुई। फुलवा ने इस बारे में सुखराम काका से बात की तो सुखराम काका ने फुलवा को सारी बात बता दी। अब फुलवा को समझ में आ गया कि उसकी सास ने एक बंजारन को बहू क्यों बनाया। एक दिन वैभव घर का काम कर रहा था, तभी उससे कांच की प्लेट टूट गई। किसने गिराई ये कांच की प्लेट? वैभव को वहां खड़ा देख कमला ने छड़ी से उसे मारना शुरू कर दिया। उसके पैर में कांच चुभ गया और खून बहने लगा, लेकिन फिर भी कमला उसे मारे जा रही थी। ये देखकर फुलवा ने कमला के हाथ से छड़ी छीन ली और तोड़कर फेंक दी। बंजारन, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे हाथ से छड़ी छीनी? कमला फुलवा को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि फुलवा उसका हाथ पकड़ लेती है। ओ सस माँ, मैंने मॉम की गुड़िया ना समझ लियो। बंजारन हो बंजारन, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूँ। आज के बाद मेरे या वैभव जी के ऊपर हाथ उठाने की सोचियो भी ना, समझी ससु माँ? ये कहकर फुलवा वैभव को लेकर वहां से चली गई। उसने वैभव के पैर पर पट्टी बांधी, उसके आंसू पोंछे। वैभव ने पहली बार किसी के दिल में अपने लिए इतना प्यार महसूस किया। अब फुलवा वैभव का हर काम में हाथ बटाती, उसका बहुत ख्याल रखती। इस तरह दोनों बहुत ज्यादा नजदीक आ गए। वहीं दूसरी ओर कमला सारी जायदाद अपने नाम करने की साजिश करने लगी। और एक दिन, वैभव, वैभव, जल्दी बाहर आओ। कमला की आवाज सुनकर वैभव और फुलवा अपने कमरे से बाहर आ गए। जी माँ, आपने बुलाया? ये ले, इन कागजों पर साइन कर दे। वैभव कागजों पर साइन करने ही वाला था कि फुलवा वैभव के हाथ से पेन छीनकर कहती है, ना वैभव जी, आप इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। आओ बंजारन, मैं तुझसे बात नहीं कर रही। ये बात मेरे और मेरे बेटे के बीच की है। चुपचाप पेन दे दे, नहीं तो तेरी खाल उधेड़ लूंगी। ससु माँ, बंजारन की खाल इतनी भी ढीली ना होवे कि कोई भी उधेड़ लेवे। जो यकीन ना आता हो तो देख ले उतार के। और हाँ, बंजारन जरूर हूँ, पर अनपढ़ ना हूँ। मन भी पता है कि किसी भी कागज पर साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लेवे हैं। पेन देती है या नहीं? ये कहकर कमला फुलवा को मारने आई तो फुलवा ने कमला को धक्का दे दिया और वो नीचे गिर गई। कमला डरकर वहां से भाग गई। अब फुलवा ने वो कागज उठाए और वैभव के साथ सीधा वकील के पास चली गई। वकील ने वो कागज देखी और फुलवा को बताया, वैभव के पिता की सारी जायदाद और संपत्ति वैभव के नाम है, लेकिन वैभव की सौतेली माँ इस संपत्ति को अपने नाम कराना चाहती है, इसलिए इन कागजों पर वो साइन करा रही थी। तो अब हमें क्या करना चाहिए वकील साहब?
वकील ने फुलवा और वैभव को सब कुछ अच्छी तरह से समझा दिया। अब दोनों घर पर पुलिस को लेकर पहुंचे। कमला पुलिस को देखकर घबरा गई। पुलिस ने कहा, आपके नाम की कंप्लेंट हुई है, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। कंप्लेंट? कैसे कंप्लेंट? आप अपने सौतेले बेटे पर बहुत अत्याचार करती हो, धोखे से सारी जायदाद अपने नाम करा रही थी। अब नहीं इंस्पेक्टर साहब, जरूर ये मेरी बहू की कोई साजिश है, इसने गलत कंप्लेंट की है। मैडम, शिकायत आपकी बहू ने नहीं बल्कि आपके बेटे वैभव ने की है। कमला वैभव का नाम सुनकर दंग रह गई। जिस बेटे ने कभी उसके सामने सर नहीं उठाया था, आज वही बेटा उसके सामने पुलिस को ले आया है। वैभव, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पुलिस को ले आए? हाँ माँ, मैं लाया हूँ पुलिस को, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत कभी ना आती अगर फुलवा मेरा साथ ना देती। आपने बंजारन बहू को लाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है माँ। मैडम, अब की बात खत्म हो गई हो तो चलो हमारे साथ। वैभव, मुझे माफ कर दो, मुझे थाने मत भेजो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी, तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। वैभव अपनी कंप्लेंट वापस ले लेता है और पुलिस वहां से चली जाती है। वैभव अपनी सौतेली माँ से कहता है, मैंने पुलिस को वापस तो भेज दिया है, लेकिन मैं आपको माफ नहीं कर सकता। आपने बचपन से आज तक कभी मेरे सर पर हाथ नहीं रखा, हमेशा मुझे मारती रही, नौकरों की तरह बर्ताव करती रही। आप इस घर में नहीं रह सकती, चली जाइए यहां से। कमला घर छोड़कर चली गई और सड़क किनारे खड़ी होकर सोचने लगी, काश मैंने वैभव को माँ की तरह प्यार किया होता तो आज मैं इस तरह से बेसहारा ना हो जाती। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना प्यार बनाए रखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।